Hey everyone, welcome back to yet another video in the journey of getting rich. आज की इस वीडियो में हम केनरा बैंक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। केनरा बैंक को एनालाइज करते हुए हम उसके बिजनेस, उसका फंडामेंटल, उसके टेक्निकल तीनों चीज़ों को यहाँ समझेंगे और देन देखेंगे क्या सेटअप यहाँ बनता हुआ नज़र आता है, ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। पर आगे बढ़ने से पहले ये मेरी कोई बाय सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। आप जो भी डिसीजन लेंगे आप वो आपका खुद का होगा, अपनी ओन ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से आप अपने एडवाइज़र की हेल्प के साथ ये डिसीजन लेंगे। मेरे कहने से सिर्फ आप इन चीज़ों का एनालाइज करना यहाँ पे सीखेंगे, किस तरह से किसी भी कंपनी के स्टॉक को हम एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं स्क्रीनर.इन की वेबसाइट पे यहाँ आ चुका हूँ और सबसे पहले केनरा बैंक के बिज़नेस को समझ लेते हैं। क्योंकि एक बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग कंपनी के केस में जो बिज़नेस होता है वो थोड़ा सिंपल होता है कि ये लोग कस्टमर का अकाउंट मैनेज करते हैं, कस्टमर उस अकाउंट के अंदर पैसे जमा करते हैं, उसको मैनेज करने का ये लोग चार्ज करते हैं, जहाँ से इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट निकल जाती है। और सबसे बड़ा जो मेजर रेवेन्यू इनका जनरेट होता है वो होता है जब उस पैसे को फर्दर वो लैंड करते हैं, जैसे होम लोन और व्हीकल लोन और किसी भी लोन के तौर में, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट ये लोग कमाते हैं वहाँ से इनका जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है। कुछ की पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं, उसकी उस की पॉइंट्स में से मैं सबसे बड़ा जो की पॉइंट है उसको मैं एक बार यहाँ रीड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सिंडिकेट बैंक के साथ इनका मर्जर हुआ था। मर्जर के बाद इनकी 4000 ब्रांचेस जो थी सिंडिकेट बैंक की वो केनरा बैंक के साथ मर्ज होगी और 4500 ATMs इनके मर्ज हो गए। तो जिससे हुआ क्या कि जो क्लाइंट बेस है केनरा बैंक का वो बढ़ गया, यहाँ पे इनकी एक्सपेंशन हो गई और रीच यहाँ पे बढ़ गई। अभी करंटली 10,500 ब्रांचेस ऑपरेट करते हैं और 1300 जो ATMs यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस इंडिया ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद इसके फाइनेंशियल्स को हम यहाँ समझ लेते हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्केट कैप पे 40,000 का मार्केट कैप रखती है। स्टॉक पी 5.10 है, इन कंपैरिजन टू द इंडस्ट्री पी 9.66 यहाँ पे लोअर साइड पर नज़र आता है। तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी नज़र आती है कि इंडस्ट्री पी से तक भी अगर ये स्टॉक जाएगा तो वहाँ पे थोड़ी ग्रोथ आती है पी के मामले में। ROC हमेशा थोड़ा लोअर साइड पे नज़र आता है। बैंकिंग के केस में मैं हमेशा कहता हूँ ROE हमें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो बैंकिंग केस में जो 9.23 का ROE है यहाँ पे हेल्दी नज़र आता है। डेट टू इक्विटी हमेशा हाईयर साइड पे नज़र आता है क्योंकि यहाँ पे लोगों का पैसा जमा होता है अकाउंट के अंदर, और जितना ज़्यादा लोग पैसा जमा करेंगे अकाउंट के अंदर उतनी ज़्यादा इनकी लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, इसके ऊपर इंटरेस्ट कमाने की कैपेसिटी बढ़ेगी और इनका जो रेवेन्यू है उतना ज़्यादा ही जनरेट होगा। तो डेट इनके लिए एज ए इन्वेंट्री यहाँ पे काम करता है। तो ये अच्छा होता है, जितना ज़्यादा डेट हो उनके पास जितना ज़्यादा अच्छा होता है। प्लेजिंग परसेंट की बात करें तो 0 है, प्रमोटर होल्डिंग 62.9% है। आगे चलते हैं और इसके पीयर से इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। इसका कंपैरिजन मैं करने वाला हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है पब्लिक सेक्टर में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मार्केट कैप है 4,73,941 करोड़ का। मैं कैलकुलेटर एक बार खोल लेता हूँ और देखता हूँ कितनी बड़ी ये कंपनी है केनरा बैंक के कंपैरिजन में। तो 4,73,941 करोड़ डिवाइडेड बाय 40,137। सो मार्केट कैप के हिसाब से समथिंग इज़ रॉन्ग, लेट मी क्लियर एवरीथिंग। 4,73,941 डिवाइडेड बाय 40,137। सो मार्केट कैप के हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केनरा बैंक के कंपैरिजन में 11 टाइम्स बड़ा है। अभी हम इसके सेल्स को एक बार देख लेते हैं कि जो लास्ट क्वार्टर की सेल्स हुई है केनरा बैंक की वो कितनी हुई है। तो केनरा बैंक की जो सेल्स हुई है 74,607 करोड़ 607। इसको मैं डिवाइड करता हूँ केनरा बैंक की जो सेल्स हुई है उससे। केनरा बैंक की सेल्स हुई थी 18,536 करोड़। तो यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट कैप के हिसाब से तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 11 टाइम्स बड़ा है, पर जो सेल्स हुई है उसकी सिर्फ 4 टाइम्स हुई है इन कंपैरिजन टू द केनरा बैंक। अभी और हम देखते हैं। उसके बाद सेल्स की हमने बात कर ली। नेट प्रॉफिट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेट प्रॉफिट जो हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लास्ट क्वार्टर में वो हुआ है 9,549 करोड़। उसको मैं डिवाइड करता हूँ, जितना केनरा बैंक का प्रॉफिट हुआ था 2,179 करोड़। तो यहाँ भी देखें तो जो प्रॉफिट आता है वो 4 टाइम्स नज़र आता है, पर जो मार्केट कैप है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैप है केनरा बैंक के कंपैरिजन में वो 11 टाइम्स है। तो यहाँ पे मार्जिन नज़र आता है कि कितना ज़्यादा या तो केनरा बैंक अंडर वैल्यूड है या तो स्टेट बैंक ओवर वैल्यूड है। अगर स्टेट बैंक को हम बोलेंगे ये फेयरली वैल्यूड है, केनरा बैंक करंटली अंडर वैल्यूड है। केनरा बैंक अंडर वैल्यूड कैसे, वो मैं एक बार यहाँ दिखा देता हूँ कि जो इसकी बुक वैल्यू है वो 386 की बुक वैल्यू है, पर करंट प्राइस 221 का है। वहीं अगर मैं SBI की बात करूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो बुक वैल्यू 342 है, जबकि उसका करंट प्राइस 531 करोड़ है, वो अब 531 रुपीज़ है। तो अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। वहीं केनरा बैंक जो है अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे केनरा बैंक अभी अंडर वैल्यूड है। उसके बाद एक बार हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को हम देख लेते हैं। तो हाईएस्ट इनका रेवेन्यू पोस्ट हुआ है लास्ट क्वार्टर के अंदर, जून क्वार्टर के अंदर। हाईएस्ट इनका नेट प्रॉफिट पोस्ट हुआ है जून क्वार्टर के अंदर।
उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को यहाँ देख लेते हैं। उससे पहले भी ऊपर चल के हम देख लेते हैं कि एनपीए जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है इनकी बुक्स के अंदर। तो एनपीए जो पहले कभी 5.35% पे हुआ करते थे, एनपीए मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसे लोन्स या ऐसे एसेट जिनसे इनका कोई रिवेन्यू कोई कुछ इनकम नहीं हुई, उन्होंने बैड डेट वो हो गए, तो पहले बहुत हायर साइड पर नज़र आता था। पर आरबीआई ने फिर गाइडलाइंस निकाली कि सबको अपना जो बुक्स है उनको क्लीन करना पड़ेगा, और इन्होंने जब बुक्स को क्लीन करना शुरू किया तो इनके एनपीए 5.35% हुआ करते थे, वो कंटिन्यूसली यहाँ घटते गए। यहाँ पे एक क्वार्टर के अंदर, ये मार्च 2021 का ये क्वार्टर था, यहाँ पे इनका जो एनपीए हमें फिर थोड़ा सा एक बार यहाँ पे बढ़ा, पर अगेन ये अपने एनपीए को यहाँ लगातार घटाते जा रहे हैं। और एनपीए की बात करें तो लोवेस्ट एवर एनपीए है, तो बुक्स यहाँ पे क्लीन होती हुई नज़र आ रही हैं। जो बैड डेट हुआ करते थे, जो बैड लोन हुआ करते थे, वो क्लीन होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो इनका रिवेन्यू है वो हायर साइड पे है, नेट प्रॉफिट हायर साइड पे है। तो इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी एक बार हम देख लेते हैं। तो 23,000 का जो कभी इनका रिवेन्यू आता था 10 ईयर्स पहले, अभी वो बढ़कर के 70,000 यहाँ पर रिवेन्यू आना शुरू हुआ है। और नेट प्रॉफिट पहले जो कभी एक क्वार्टर पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, जो बुक्स में थोड़ी कंसिस्टेंसी नहीं थी वो पिछले 3 क्वार्टर में है कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। और पिछले 3 सालों में कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। और जो नेट प्रॉफिट ये लोग पोस्ट कर रहे हैं वो पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ के आ रहा है, और बहुत ज़्यादा ये अब आना शुरू हुआ है। तो बुक्स क्लीन हो रही हैं, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, नेट रेवेन्यू बन रहा है, एक्सपेंशन इन्होंने किया है सिंडिकेट बैंक के साथ मर्ज करके, तो सारी चीज़ें यहाँ बेहतर हैं और बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो उसके बाद बैलेंस शीट को भी हम देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में 68,000 करोड़ का इनका खुद का रिजर्व है, और बोरोइंग्स इनकी 1,11,32,6, आई डोंट नो कितना ये नंबर होता है, तो इसको पढ़ लेते हैं। 11,32,626 करोड़ ये नंबर है इनकी बोरोविंग्स है। जब वो हमने देखा भी था 16.2 का इनका डेट टू इक्विटी रेशियो है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस सच कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट इनकी बहुत हो रखी है। आगे चलते हैं और देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें क्या नजर आता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 62.93% शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है, एफआईआई के पास 7.97 और डीआई के पास 13.82, पब्लिक के पास 15.27 है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है कि राकेश झुनझुनवाला जी के पास भी इनके पास 1.96% की होल्डिंग है, जो 2 क्वार्टर पहले 1.6 की हुआ करती थी, उन्होंने बढ़ा करके अपनी होल्डिंग 1.96% कर दी है। तो जब इतने बड़े इन्वेस्टर इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इस स्टॉक के अंदर होगा ही। तो अब चलते हैं इसके टेक्निकल्स के ऊपर। टेक्निकल्स यहाँ पे क्या कहते हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो इस कंपनी ने स्टॉक ने फरवरी में अपने हाई बनाया था, लेटेस्ट अपना हाई बनाया था। अगर वहीं तक अभी करंट प्राइस से अगर ये चला जाता है तो वहाँ तक कितना गेन नज़र आता है वो भी हम यहाँ एक बार देख लेते हैं। तो करंट प्राइस से लेकर उसका जो अभी हाल ही का जो हाई बना था, तो वहाँ तक भी अगर ये स्टॉक वापस जाता है 23% का गेन यहाँ नज़र आता है। और उसकी जो बुक वैल्यू, अगर ये बुक वैल्यू तक भी अगर जाता है, जो बुक वैल्यू 386 की इसकी बुक वैल्यू है, तो 386 की बुक वैल्यू तक अगर मैं इसको प्लेस करूँ कितना ये जा सकता है, तो कितना इसमें गेन नज़र आता है। 386 इज़ वेयर, 386 को मैं मार्क कर लेता हूँ, 384, 385, 386 इज़ है। तो यहाँ तक अगर मैं इसको मार्क करता हूँ, यहाँ से मैं 386 तक का गेन निकालता हूँ कि अपनी बुक वैल्यू तक भी अगर ये जाता है तो वहाँ तक जाने में भी 74-75% का गेन यहाँ नज़र आता है। जब राकेश झुनझुनवाला जैसे ऐसे इन्वेस्टर इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड हैं और बुक वैल्यू से बहुत नीचे ये ट्रेड कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कंपैरिजन में देखा हमने, वहाँ भी अंडर वैल्यूड हमें नज़र आ रहा है। तो जब सारी चीज़ें अच्छी हैं तो कैनरा बैंक ये ऊपर जाने वाला स्टॉक है ही, और एनपी हमेशा इसके क्लियर होते जा रहे हैं, हर क्वार्टर के साथ ये कंपनी बेहतर होती जा रही है। पर इन सारी चीज़ों को कहने के बाद ये मेरी कोई बाय सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। आप अपनी ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से, अपनी एनालिसिस के हिसाब से डिसीजन लेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प के साथ डिसीजन लेंगे। पर मेरे कहने से आप इन चीज़ों को एनालाइज करना सीखेंगे, कैसे हमें कंपैरिजन करना चाहिए, किस कंपनी के केस में, किस सेक्टर के केस में कैसे हमें अंडर वैल्यूड स्टॉक को निकालना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को हम जब साथ में सीखेंगे, हम इनको एनालाइज करेंगे, तो हमें कन्विक्शन होगी कि जिस स्टॉक को हम बाय कर रहे हैं, तो अगर वो किसी मार्केट कंडीशंस के कारण वो नीचे आ भी जाता है, जैसे ये स्टॉक आया ये यूक्रेन की वॉर की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, तो वापस से इसका ऊपर जाना तय है। और मैं एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ, एसबीआई की अगर मैं बात करूँ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो ये देखेंगे आपके अपने हायर साइड पे ऑलरेडी यहाँ जा चुका है। दूसरा जो बैंक था, दूसरा लार्जेस्ट जो बैंक था बैंक ऑफ बड़ौदा, उसको भी मैं एक बार यहाँ देख लेता हूँ वो कहाँ पर ट्रेड करता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो वो भी अपने हाईएस्ट साइड पे यहाँ जा चुका है। और तो जब दोनों जो कैनरा बैंक से बड़े बड़े बैंक हैं वो दोनों हाईएस्ट साइड पे जा रहे हैं,
तो क्यों कैनरा बैंक भी अपने हाईएस्ट साइड पे क्यों नहीं जाएगा, तो उसका भी हाईएस्ट साइड पे जाना तय है। तो 23% तो गेन यहाँ पे शॉर्ट टर्म में नज़र आता है। इसको लॉन्ग टर्म में देखें तो 386 तक इसको जाना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, बुक्स क्लीन हो रही हैं, सारी चीज़ें यहाँ अच्छी हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम इस जर्नी में सब मिल करके रिच बन सकें। हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।